हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आप आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहावलपुर सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो कि 13 जनवरी को कंडक्ट हुए हैं। आज के इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए चेयरमैन की तरफ से, मीनिंग ऑफ योर नेम, एंड देन पूछा गया योम अरफा क्या होता है। योम अरफा 9 जुल्हज का जो दिन होता है उसको योम अरफा कहा जाता है। एंड देन पूछा गया वेयर हज इज़ परफॉर्म्ड। हज इज़ परफॉर्म बाय द मुस्लिम्स एट द मस्जिद अल हरम इन द मक्का। ये मक्का में मस्जिद अल हरम में ये हज परफॉर्म किया जाता है। देन सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का। देखें, ग्लूकोज की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यू आर यूजिंग। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया जाए तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके रिज़ल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। और ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कौन से यूज़ कर सकते हैं? ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि सिल्वर मिरर रिएजेंट है। ये जस्ट ओनली जो एल्डो जो है ना ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये जस्ट ओनली एल्डो ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है और इसके रिज़ल्ट में जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर सी, ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड देन ये बन जाता है CH2OH। Only aldo group is oxidized, that is converted into the carboxylic acid, and this is the structure of gluconic acid. ये है जी ऑक्सीडेशन इन द केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों कार्बन को, दोनों जो एक्सटर्नल कार्बन है ग्लूकोज की, एल्डो कार्बन एंड उसके अलावा जो CH2OH वाली कार्बन है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसके रिज़ल्ट में जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको कहा जाता है ग्लूकैरिक एसिड। तो आप इस यूज़ करते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जा सकता है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड, तो ये दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन करवा देता है और इसके रिज़ल्ट में जो स्ट्रक्चर मिलती है वो ये मिलती है COOH। ये भी ऑक्सीडाइज हो चुकी है और इसके अलावा ये भी जो CH2OH कार्बन है ये भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चली जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लूकैरिक एसिड कहा जाता है। तो ये है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देन पूछा गया रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखें, ग्लूकोज को जब इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है, लाइक इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं सोडियम इन मरकरी एंड देन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है उसको कहा जाता है सॉर्बिटोल। क्या कहा जाता है? सॉर्बिटोल। यानी कि जो एल्डो कार्बन होती है वो अल्कोहलिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके रिज़ल्ट में हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको कहा जाता है सॉर्बिटोल। तो सॉर्बिटोल की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है CH2OH। ये रिड्यूस हो चुकी है ये कार्बन जो एल्डो कार्बन थी, और इस तरह बाकी सेम स्ट्रक्चर है CH2OH। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉर्बिटोल, इसको कहा जाता है। तो ये है जी रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं बिकॉज हेयर वी स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को स्टडी करते हैं। एंड देन पूछा गया रूल्स फॉर द सिलेक्शन इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सिलेक्शन रूल इज़ नाउन, सिलेक्शन रूल्स आर यूज फॉर द
स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एदर दे आर अलाउड एदर दे आर फॉरबिडन, कि वो ट्रांजिशंस अलाउ हैं, हो रही हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट या ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, या इसके अलावा नहीं हो रही। अगर तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं तो उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन रूल। तो कौन कौन से रूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनर्जी लेवल के हवाले से। फर्स्ट पहला पॉइंट है वो एनर्जी लेवल के हवाले से। देखें के एल एम एन, दीज आर दी ऑर्बिट्स, या इसको कहा जाता है एनर्जी शेल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन के से एल में जा रहा है या के से एम में जा रहा है, के से एन में जा रहा है, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं या एल से के या एम से के, तो ये जो है ना वो अलाउड ट्रांजिशंस हैं। तो इट मीन्स शेल्स में जितनी भी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी, ऑल दी ट्रांजिशंस आर अलाउड, क्या हैं, अलाउड होती हैं। शेल्स में जितनी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती हैं इनको अलाउड कहा जाता है। इस तरह सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि इसको कहा जाता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहा जाता है। ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स में हो रही हैं, लाइक एस पी डी एफ, तो इसमें कौन सी अलाउड होगी कौन सी फॉरबिडन होगी, ये रूल कहता है। और इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा एल दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन का यही है कि एस से पी में ट्रांजिशंस हो सकती हैं, या पी से एस में हो रही हों, या फिर पी से डी में हो रही हों, या डी से पी में हो रही हों, या डी से एफ में हो रही हों, या एफ से डी में हो रही हों। तो इन ट्रांजिशन को कहा जाता है अलाउड ट्रांजिशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। और अगर ट्रांजिशन एस से डायरेक्ट डी में चली गई तो दीज आर दी फॉरबिडन ट्रांजिशन, यहाँ पॉसिबल नहीं होगी। या एस या पी से जो है ना वो डायरेक्ट एफ में चली गई तो इनको भी फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये रूल कहता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल इस पॉइंट को डिस्कस करता है। थर्ड जो पॉइंट है इसका रूल है ट्रांजिशंस के हवाले से, वो है स्पिन सिलेक्शन रूल है। क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल। इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है डेल एस की वैल्यू शुड बी ज़ीरो। कैसे, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 लेट कर लेते हैं। आपने एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब देखें इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी दोनों सेम है। तो इस केस में आप देखें फॉर एग्जांपल इसकी मैं कहता हूँ 1/2 है, +1/2, तो इसकी भी क्या है, सेम है, +1/2। जब इसका डिफरेंस लेंगे डेल एस के केस में तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन है इनको कहा जाता है अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रही तो वो जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की उनको कहा जाता है अलाउड ट्रांजिशन। और अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में और इसकी स्पिन हो गई चेंज, अपोजिट स्पिन हो गई, तो अब देखें इस केस में डेल एस की वैल्यू 0 नहीं होगी और ये जो ट्रांजिशन होगी इसको कहा जाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाई बेंजोइक इज लेस सॉल्युबल इन द वाटर व्हाइल द सोडियम बेंजोएट इज द मोर सॉल्युबल। देखें इस केस में जो सोडियम बेंजोएट होता है दिस इज द मोर सॉल्युबल इन दी बेंजोइक एसिड। एक रीज़न तो ये है कि बेंजोइक एसिड इज़ दी वीक एसिड है और कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ यूज़ होता है और दोबारा जो है बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होता। एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि सोडियम बेंजोएट जो होता है जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है और सोडियम आके इसके साथ जुड़ता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है और ये जो आयनिक बॉन्ड बनाता है एंड दिस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ दी सूटेबल फॉर दी सॉल्युबिलिटी इन दी वाटर। और वो वाटर भी क्या होता है, ये मोर सॉल्युबल होता है इन दी आयनिक फॉर्मेशन। तो ये इसकी मेन रीज़न है। देन पूछा गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, पोटाशियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है। पोटाशियम, phosphorus, potassium and nitrogen, these are the macronutrients present in the plants. Then question पूछा गया human blood is livorotatory or dextrorotatory, very confusing question भी है और important question भी है। देखें blood जो होता है, blood is the complex mixture in the universe,
ये यूनिवर्स का सबसे कम्प्लेक्स तरीन जो है ये जो मिक्सर है वो ब्लड है। देखें इस बेस पे आप इसको नहीं कह सकते कि ब्लड जो होता है वो लिवर रोटेटिया या डेक्स्ट्रो रोटेटिया। हाँ, अगर ब्लड में जो कंपोनेंट है वो लिवर रोटेटिया या डेक्स्ट्रो रोटेटिया हो सकता है, उस बेस पे इसको कहा जा सकता है कि ब्लड जो है लिवर या डेक्स्ट्रो रोटेटिया है। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर इसको कहा जाता है। तो ग्लूकोज की मोस्टली ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द नेचर इन द डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो शो करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, वो जो है राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, और इसलिए जो मेजरली ब्लड को हम कहते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसकी जो कन्फिग्रेशन है। तो ह्यूमन ब्लड इज दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ड्यू टू दी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज की वजह से इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव लिवर रोटेटरी स्पीशीज इन आवर ब्लड। तो अगर लिवर रोटेटरी स्पीशीज हमारे ब्लड में होगी तो वो क्या करेगी, जैसे ही सैंपल रखेंगे इन फ्रंट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो लिवर रोटेटरी स्पीशीज उसको रोटेट कर देगी इन दी लेफ्ट डायरेक्शन। देन क्वेश्चन पूछा गया यू हैव 2 बीकर्स एंड ईच हैविंग दी इथाइल ब्रोमाइड है दोनों बीकर्स में। तो आपने फर्स्ट बीकर में एक्वस QH आपने ऐड किया एंड सेकंड बीकर में आपने अल्कोहलिक QH ऐड किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि जब एक्वस QH की प्रेजेंस में जो अल्काइल हेलाइड होते हैं, अल्काइल हेलाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, ये क्या शो करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और इसके रिजल्ट में हमें मिल जाता है अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ से OH ग्रुप आके अटैक करता है R ग्रुप पे और हेलोजन रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में एक्वस KOH की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अगर आप यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH तो इसके रिजल्ट में जो अल्काइल हैलाइड होता है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में, अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में क्या होता है कि इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। क्या होता है एलिमिनेशन, अल्फा पोजीशन से हेलोजन का रिमूवल होता है और इस तरह बीटा अगर कार्बन है तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है, अल्कीन मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्वस QH की प्रेजेंस में जो हमें मिलती है अल्कोहल मिलती है, और अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो अल्कीन मिलती है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है। देन सेकंड इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछा गया कि योर नेम इज़ मायदा, रिसाइट दी सूरत विच कंटेन दिस। सूरत मैदा की आप तिलावत करें। देखें सूरत मैदा जो है वो स्टार्ट होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद इहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद। ये फर्स्ट जो वर्स मैंने आपके साथ रिसाइट की है। देन क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया इफेक्ट ऑफ फिनोल एंड मैथनोल एंड लिटमस पेपर। फिनोल एंड मैथनोल का लिटमस पेपर क्या इफेक्ट है। देखें फिनोल इज़ द मोर एसिडिक एंड देन द मैथनोल, एंड ये जो है ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है फिनोल। एंड जबकि मैथनोल जो है ये बेसिकली जनरली जो होता है मैथनोल एथनोल दीज आर दी न्यूट्रल, और इसका लिटमस पेपर पे जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड देन पूछा गया मैलिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक है या मोनो है, मैलिक एसिड इज दी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, C डबल बॉन्ड C कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है अल्कीन की स्ट्रक्चर पे, कार्बन डबल बॉन्ड पे, यहाँ से भी कार्बोक्सिल सेम डायरेक्शन में होते हैं, हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एसिड। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, दिस इज द सिज फॉर्म है। कौन सी है, सिज फॉर्म है। इसी तरह इसके साथ एक और भी स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है, उसको कहा जाता है फ्यूमेरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूमेरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्रांस फॉर्म में होती है। देन पूछा गया इज इट सिज और ट्रांस, मैलिक एसिड इज दी सिज फॉर्म में होता है ये। देन पूछा गया विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा मोर एसिडिक होता है, मैलिक एसिड होता है या एस्टिक एसिड होता है। तो मैलिक एसिड इज दी मोर एसिडिक देन दी एस्टिक एसिड। इसकी 2 मेन रीजंस हैं। देखें जो मैलिक एसिड होता है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और दूसरा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होता है कार्बोनाइल की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाता है। इसी तरह सेम इस केस में भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन का रिमूवल ईजी हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक करेक्टर शो करता है।
इसी तरह जब इनमें से एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसका जो इनाइनिक फॉर्म है जो है वो क्या होता है, इस रेजोनेंस फिनोमिना भी होता है। उस रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से इसकी जो इनाइनिक फॉर्म है या कॉन्जुगेट बेस आप कह लें, वो मोर स्टेबलाइज हो जाती है, जिससे इसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दी एसिटिक एसिड। तो ये दो मेन रीजंस हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द कॉमन आयन इफेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। एंड देन पूछा गया वाई टर्शरी हैलाइड्स गिव द SN1 रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। देखें जो टर्शरी हिलाइड्स होते हैं ये SN1 रिएक्शन इस वजह से देते हैं क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकीटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है इन दी इंटरमीडिएट स्टेप। तो कार्बोकीटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो वाइल टर्शरी हेलाइड जो होता है इसके पास 3 बल्की ग्रुप होते हैं एंड +3 जो होता है 3 बल्की ग्रुप्स में जो हमारे पास इफेक्ट होता है +I इफेक्ट हो रहा होता है और वो इस कार्बोकीटाइन को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं और मोर स्टेबल कार्बोकीटाइन जो होता है ये SN1 में इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। दैन पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ फ्यूल हैज़ 90 ऑक्टेन नंबर, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब आप ले सकते हैं। देखें ऑक्टेन नंबर को अगर डिफाइन किया जाए, ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन। आइसोऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन के मिक्सचर में जो आइसोऑक्टेन की परसेंटेज होती है उसको ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। जैसे जैसे जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो वो फ्यूल उतना ज़्यादा मोर एफिशिएंट होता है और वो उतना ज़्यादा जो होता है वो रेजिस्ट कर रहा होता है एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट जो होता है वो वर्क कर रहा होता है। तो इस केस में हम क्या इसका मतलब ले सकते हैं कि 90 ऑक्टेन नंबर का क्या मतलब है कि 90 ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि 90% इसमें जो होगी आइसोऑक्टेन होगी और 10% जो होती है वो एन ऑक्टेन होगी इसमें, यही इसका मीनिंग है। एंड देन पूछा गया व्हाट विल बी द मिक्सचर, यही क्वेश्चन मैंने आपके साथ आंसर शेयर किया है कि 90 ऑक्टेन नंबर का यही मतलब है कि इसमें जो मिक्सचर होता है आइसो ऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन का मिक्सचर होता है। समटाइम एन ऑक्टेन भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन। यहाँ एक और क्वेश्चन भी अगर आपसे कुछ पूछे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 70% ऑक्टेन नंबर है तो इसका क्या मतलब है, तो इसमें जो है वो 70 जिसका ऑक्टेन नंबर होगा इसका क्या मतलब है कि 70% इसमें आइसो ऑक्टेन है और 30% इसमें एन ऑक्टेन है। वेरी सिंपल। देन ये था जी सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे गए। देन थर्ड जो इंटरव्यू है व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन पूछा गया सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे गए व्हाट आर कैथोड रेज, वेरी सिंपल। एंड देन पूछा गया नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन, देखें कैनाल रेज की जो नेचर है वो उसकी गैस फील्ड इन दी ट्यूब, गैस पे डिपेंड कर रही होती है क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है। जैसे जैसे आप गैस चेंज करते जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा नियॉन यूज़ कर रहे हैं या कोई और हीलियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो कीटाइंस हैं उसकी भी फॉर्मेशन डिफरेंट हो रही होती है, उसकी ई और एम वैल्यू भी डिफरेंट हो रही होती है। तो यही वजह है कि नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ गैस, कि किस टाइप की आप गैस यूज़ कर रहे हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज़ यूज्ड एज एन एस्थेटिक, क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है या मिथाइल क्लोराइड यूज़ होता है, तो क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज एन एस्थेटिक। देन पूछा गया कैन वी यूज़ हालोथीन एज एन एस्थेटिक, यस हालोथीन इज़ आल्सो यूज्ड एज एन एस्थेटिक। देन पूछा गया विच वन विल बी मोर डेंजरस, क्लोरोफॉर्म डेंजरस होती है या हालोथीन, बोथ हैव द साइड इफ़ेक्ट्स, ये दोनों डेंजरस होती हैं। अगर हम इनके बात करें दोनों के केस में, क्लोरोफॉर्म ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये आइज़ को हार्म कर सकता है, स्किन, लिवर, किडनी एंड नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। एंड अगर हम इसको इनहेल कर लिया जाए क्लोरोफॉर्म को तो ये क्या कर सकता है, ये लंग कैंसर भी काज कर सकता है। इसी तरह हालोथीन के अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये ब्रीथिंग में भी इफ़ेक्ट करता है, इसके अलावा ये लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो दोनों जो है ना वो काफ़ी डेंजरस हैं दोनों केस में। वह लिथियम शो पिक्यूलर बिहेवियर, लिथियम पिक्यूलर बिहेवियर क्यों शो करता है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट एक तो लिथियम का जो साइज़ है बहुत
कम है ड्यू टू दी स्मॉल साइज़, और इसके अलावा इसी वजह से ये हार्ड नेचर है इसकी। ये अपनी अल्कली मेटल में से सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ये पिक्यूलर बिहेवियर शो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लिथियम जो नाइट्रेट है ये डिकम्पोज होके ऑक्साइड बनाती है, जबकि बाकी मेटल्स के जो नाइट्रेट्स होते हैं अगर उनकी डिकम्पोजिशन की जाए तो ये नाइट्राइट्स बनाते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ दी बोराजीन। बोराजीन क्या है? बोराजीन इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी फ्रेगरेंट लाइक स्मेल होती है। अगर हम इनकी बात करें प्रिपरेशन की, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टिंग डाईबोरेन विद अमोनिया। डाईबोरेन को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें बोराजीन मिलती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हर जो है ना वो कॉर्नर पे एक ब्रोमीन होता है और एक नाइट्रोजन एटम होता है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, इसी तरह, और ये हाइड्रोजन लगा होता है हर एटम पे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये बनता है अमोनिया और इसके अलावा डाईबोरेन से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये थी जी आज के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहावलपुर सेंटर पे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू जो कि रावलपिंडी सेंटर पे स्टार्ट होने जा रहे हैं 18, 19, 20 पे, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।